ट्रंप ने उस बगैर किसी प्रोवोकेशन के और बगैर किसी ऐलान के, क्योंकि नेतन्याहू वाज आफ्टर इट, उसने कहा यार ये मुज़ाकरात आगे चले जाएंगे तो ये मौका में हाथ नहीं आएगा। उसने इसको प्रॉम्प्ट किया कि यार तुम हमला करो। वजह ये थी कि अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई थी। वो उनका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था पटेल, उस पर भी बड़ा प्रेशर आया। वो तमाम फाइलें हाइड करके अपने पास बैठे हुए जिसके अंदर ट्रंप का नाम है। अगर प्रेसिडेंट की इन्वॉल्वमेंट वहां है इसको तो सदर भी रहने का हक नहीं है। ये वो क्रिटिकल मोमेंट है जब अमेरिका डिसाइडेड कि भाई दे इमीडिएटली लॉन्च अटैक, और नतीजा ये निकला कि अटैक के बाद फिर वहां जितनी कमेटीज थी उन पे काम रुक गया। उन्होंने कहा जी अब तो अमेरिका इज गॉन इन दी वॉर। आज 15 दिन इस जंग को हो चुके हैं, अमेरिका एक भी टारगेट अचीव नहीं कर सका। लेकिन इस शहादत का फायदा क्या हुआ ईरान को? इसने उस पूरी कौम को मुतहिद कर दिया। अब पाकिस्तान और चाइना इस खत्ते में बड़ा अहम रोल प्ले कर सकते हैं। कोई मुल्क भी अमेरिका के साथ ये मुआहदा नहीं करेगा। उनको पता होगा अगर हमने मुआहदा किया तो अमेरिका तो हमें छोड़ के चला जाएगा और अमेरिका के मुआहदे की वजह से हम पर हमले होंगे। ये जब की तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी पूरी दुनिया में, तो फिर यूरोप इसके खिलाफ उठेगा। जब एक अमेरिकी का चूल्हा बुझेगा, जब एक बरतानवी अपने घर की रोटी पूरी नहीं कर सकेगा, फिर यूरोप खड़ा होगा कि तुमने हमें जंग में धकेला, हमारी इकोनॉमी तबाह कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मोहम्मद कज़ाफ़ी मतलब फिर हाजिर है नया दौर के प्लेटफॉर्म से। नाज़रीन, हमारे बड़े ही प्यारे गेस्ट कर्नल इनामुर रहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब मेरे नाजरीन को भी मेरा सलाम पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने नया दौर को टाइम दिया। सबसे पहले सर मैं जो आपसे पूछना चाहूंगा कि वो जो ईरान पर हमला किया था इसराइल और अमेरिका ने मिलकर, उनके जो अज़ाइम थे, जो वो चीज अचीव करना चाहते थे, वो हमें नहीं लगता कि वो उसने हासिल की है। हाँ, एक चीज जो वो करना चाहते थे, आयतुल्लाह खामनाई को असैसिनेट करना, वो उन्होंने कर दिया है, वो उसमें कामयाब हुए हैं। लेकिन वहां पर रजीम चेंज करना, उसको ईरान को मजीद टुकड़ों में बांट देना या इस तरह की जितनी भी चीजें थी, उनमें कामयाब नहीं हुआ। आप क्या देख समझते हैं और देखते हैं इस पूरी जंग की सूरत हाल में जो चीजें चल रही हैं, ईरान कितना कामयाब हुआ है और अमेरिका और इसराइल अपनी जो उसके अज़ाइम थे उनमें कितना नाकाम हुआ है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने जॉइंट हमला कर दिया ईरान के ऊपर। मैं समझता हूं, और उसके उन्होंने अपने अज़ाइम भी बताया कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। जबकि मैं समझता हूं कि उस वक्त इनके मज़ाकरात चल रहे थे और मज़ाकरात में तय हो गया था कि अगले मज़ाकरात जिनेवा में होंगे, और कोई जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट है उसके ऊपर भी ईरान कोई पाबंदी कबूल करेगा, और मिसाइल टेक्नोलॉजी को भी ईरान उसको फर्दर प्रोग्रेस नहीं करेगा। ये तमाम मज़ाकरात बड़े मुस्बत अंदाज में हुए, और मज़ाकरात के बाद ये ऐलान किया गया कि नेक्स्ट मज़ाकरात जिनेवा में होंगे, और मैटर वाज सेटल्ड। आनन फानन बगैर किसी प्रोवोकेशन के और बगैर किसी ऐलान के ट्रंप ने उस, क्योंकि नेतन्याहू वाज आफ्टर इट, उसने कहा यार ये मज़ाकरात आगे चले जाएंगे तो ये मौका में हाथ नहीं आएगा। उसने इसको प्रॉम्प्ट किया कि यार तुम हमला करो। लेकिन इस हमले की एक और वजह भी थी, वो बड़ी अहम वजह है। वजह ये थी कि अमेरिका में एप्स्टीन फाइल्स के ऊपर इंक्वायरी शुरू हो गई थी, और पार्लियामेंट की कमेटी, सेनेट की कमेटी भी सुन रही थी। उसके अंदर जितने बड़े लोगों के नाम आए, उन्होंने सबको नाम उनके लिए, उन्होंने कहा जी इन सबको हम टेस्टिफाई करेंगे कोर्ट्स के अंदर, और हम इनको इन फोरम में भी लेकर आएंगे। और साथ वो उनका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था पटेल, उस पर भी बड़ा प्रेशर आया कि तुम जो है वो तमाम फाइलें हाइड करके अपने पास बैठे हो जिसके अंदर ट्रंप का नाम है। उसको मानना पड़ा कि हमने तमाम फाइल्स रिलीज नहीं की। तो सेनेट की कमेटी में जितने सेनेटर थे, चाहे उनका तलक रिपब्लिकन से था या डेमोक्रेट से था, देवर यूनाइटेड ऑन दिस इशू कि अगर प्रेसिडेंट की इन्वॉल्वमेंट वहां है, उसके फोटोग्राफ मीडिया में भी आ चुके हैं, तो ही मस्ट बी टेकन टू टास्क। और इसको तो सदर भी रहने का हक नहीं है। और पब्लिक के अंदर भी बड़ी राइजिंग शुरू हुई। यहां तक कि जितनी मीटिंग में ट्रम्प ने उन दिनों शिरकत की, सब में उन्होंने एक ही क्वेश्चन रेज किया कि व्हाट वाज योर रोल इन द एप्स्टीन फाइल्स बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो ये बड़ी ही उसके लिए सुबकी थी, और उसको पता था कि किसी भी वक्त मुझे तलब कर सकती है सेनेट कमेटी की, जी आप आए और टेस्टिफाई हम आपको करेंगे। और पूरा रिकॉर्ड भी उन्होंने कहा जी लेने की कोशिश की पटेल से, कि प्रेसिडेंट तो खुद मुलवस है, वो कैसे डिपार्टमेंट की, जी डिपार्टमेंट ने इजाजत नहीं दी थी। हु इज द डिपार्टमेंट? इट मीन द प्रेसिडेंट इज प्लेइंग अप विद द इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होने दे रहे। तो ये जब वो क्लाइमेक्स था, जब दोनों जब ऐवान के अंदर ये अपने डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन ने जॉइंट मुतालबा किया कि जनाब तमाम फाइल्स हमारे हैंड ओवर की जाएं, और हम इसको देखेंगे कि प्रेसिडेंट की कितनी इन्वॉल्वमेंट है। ये वो क्रिटिकल मोमेंट है जब अमेरिका डिसाइडेड कि भाई इस मस्टर को क्लोज किया जाए,
दे इमीडिएटली लॉन्च अटैक, और नतीजा ये निकला कि अटैक के बाद फिर वहां जितनी कमेटीज थी उन पे काम रुक गया। उन्होंने कहा जी अब तो अमेरिका इज गॉन इन दी वॉर। हालांकि अमेरिका इसी एक वजह से ट्रंप ने बगैर गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द सेनेट, ये मैटर उनकी पार्लियामेंट में भी नहीं आया, उसके बगैर ही आर्डर दे दिया कि जी आप जंग पे जाएं। और जिसका नतीजा है कि पार्लियामेंट के अंदर भी बड़ी डिस्कशन हुई बाद में, और यहाँ तक कि खुफिया प्रोसीडिंग चलाई गई सेनेट के अंदर, जबकि उन मेम्बरान ने मुतालबा किया कि नहीं आप ओपन बताएं आपने कि किस क्या ज़रूरत थी। और मेन वजह वही थी एप्स्टीन फाइल्स, कि इस इन्वेस्टिगेशन को रोका जाए। अगर ये न रुकी तो हो सकता है प्रेसिडेंट का मुआवजा करना पड़े, उसको इक़्तिदार से लेना पड़े। तो अपनी जान बचाने के लिए, और सेकेंडली नेतन्याहू गॉट एन अपॉर्चुनिटी, उसने कहा जी ईरान को तबाह करने का सुनहरा मौका है। पहले भी इसी तरह उसने इराक के वक्त भी, जॉर्ज बुश थे उस वक्त, और उसके इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर, उन दोनों को परसुएट किया कि दिस इज दी नाइस अपॉर्चुनिटी, ये दोबारा हाथ नहीं आएगी, आप इराक को तबाह करें। इराक तबाह कर दिया गया। अब ईरान पर हमला हो गया, और ईरान को अपने तौर पे देखा जाए तो 28 फरवरी को हमला हुआ। और इस हमले की इब्तदा जो अमेरिका कहता है जी हमारे पास बड़ी एक्यूरेसी है, ये हमसे छुप भी नहीं सकते। और बदकिस्मती की बात है कि अमेरिका ने सबसे पहला अटैक एक बच्चियों के स्कूल पर किया, एलिमेंट्री स्कूल में छोटी बच्चियां थी, 170 बच्ची जिंदा जला दी गई वहां पर उस अटैक के अंदर। अगर आप उसके फुटेज देखें तो नाकाबिले बर्दाश्त है कि इतना बड़ा अटैक और इतनी बड़ी रियासत, और जिसका नतीजा है कि अमेरिका के अंदर भी इस पे बड़ा ह्यू एंड क्राई हुआ। और ह्यूमन राइट्स जो अदारे हैं उन्होंने मुतालबा किया कि नेतन्याहू और इस ट्रंप पे मुकदमा चलाया जाए, कि इनको नहीं पता था कि पहला टारगेट इज सिविलियन टारगेट यार। इट इज दे कांट कॉल इट अ कोलेटरल डैमेज, दे न्यू दिस थिंग कि बच्चियों का स्कूल है वहां पर इतने 170 के करीब बच्चियों को शहीद कर दिया गया, और कितनी जख्मी हो गई और क्रिटिकल कंडीशन के अंदर है। तो ये ब्रूटैलिटी थी। पहली बात तो ये थी कि देयर वाज नो इवेंट ऑफ वार, मज़ाकरात कामयाब हो चुके थे, और उस दौरान अटैक करना, और वो अटैक भी सबसे पहले लॉन्च कर देना कि जी बच्चियों के स्कूल के ऊपर, ताकि उनको उनकी विल डिस्ट्राइड कर दी जाए लोगों की कि ये अमेरिकन तो बड़े जालिम हैं। लेकिन इट गेव अ करेज टू द अमेरिकन, टू द ईरानियंस, वो डट के खड़े हो गए। अब दूसरी बात है, अमेरिका जितने टारगेट्स लेकर आया था, आज 15 दिन इस जंग को हो चुके हैं, अमेरिका एक भी टारगेट अचीव नहीं कर सका। उसका ये कोई टारगेट नहीं था कि आयतुल्ला को वो शहीद कर देंगे, वो तो उन्होंने ऑपरेशन किया और उनको जो चीज़ सामने मिली डिस्ट्रॉय करते चले गए। लेकिन आयतुल्ला की जो शहादत थी, जाहिर है वो खुद कहते थे कि मैं 86 ईयर का हूँ, अब मैंने क्या जिंदा रहना, अगर मैं इसी अल्लाह की राह के अंदर शहीद हो जाऊं तो ये मेरी बड़ी अचीवमेंट होगी। तो देखा जाए तो वन सूनर, और नामली ये भी एक देखा जाए तो कोड ऑफ कंडक्ट है वार्स का, अनरिटन कोड ऑफ कंडक्ट, कि जब आप वार के अंदर हो तो हेड ऑफ स्टेट्स को निशाना नहीं बनाया जाता, बिकॉज हर वार के बाद, हर जंग के बाद मज़ाकरात होते हैं, हर जंग के बाद लोग टेबल पर बैठते हैं। तो वो किसके साथ बैठेंगे अगर आप उनका हेड ही, आपने उसके हेड को एलिमिनेट कर दिया? तो ये तो कभी टारगेट था ही नहीं ना, उन्होंने अनाउंस किया था। लेकिन इस शहादत का फायदा क्या हुआ ईरान को? तो एक तो ईरान को एक बहुत बड़ी शहादत मिली, और इसने उस पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। दे ऑल गॉट यूनाइटेड, कि अगर हमारा एक 86 ईयर का बूढ़ा इसलिए तैयार नहीं होता, उसको कहा जाता है कि जी आपकी जिंदगी खतरे में, आप अंडरग्राउंड बंकर्स में चले जाएं, उसने कहा जी फिर बेहतर है कि तौरान की सारी आबादी को अंडरग्राउंड बंकर में भेज दिया जाए, तो फिर तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन ये मैं नहीं कर सकता कि मेरे शहरी तो घरों के अंदर उनकी बमों की खुराक बन रहे हैं, और मैं किसी बंकर में जाकर छुप, आई विल नॉट गो देयर, आई विल सिट इन माय ऑफिस। और वो अपने ऑफिस के अंदर ड्यूरिंग मीटिंग के दौरान शहीद कर दिए गए। तो लोग शहीद होते रहते हैं, लोग दुनिया से जाते रहते हैं। लेकिन ये एक शहादत, एक बहुत बड़ा मैसेज था ईरानी कौम के लिए कि अगर मैं जा सकता हूं तो आप भी इसके लिए तैयार रही। तो दे वर रेडी। तो अमेरिका का जो दूसरा ऑप्शन था, जो उसने खुद ही बुश ने अनाउंस, जिसने ट्रंप ने ऐलान किया कि जब हम हमला कर दिया जी हमने, तो हम तमाम एम्बेसीज को, जो ईरानी एम्बेसडर्स हैं या एम्बेसी के स्टाफ हैं दुनिया जहान में, हम उन्हें कहेंगे कि वो हमसे पनाह मांगे, पॉलिटिकल असाइलम हमसे मांगे, हम उन्हें पॉलिटिकल असाइलम दे देंगे। वो डिससेटिस्फेक्शन का ऐलान करें कि हमारा ईरान से अब कोई तलक नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक भी ईरानियन एम्बेसी के एम्प्लाई ने ये ऐलान न किया। ये उसको दूसरी नाकामी हुई। उनका ख्याल था कि आयतुल्ला की शहादत के बाद ईरान सरेंडर कर जाएगा, लेकिन वो तो ईरान और मजबूत सूरत में सामने आ गया। उनका बेटा केम फॉरवर्ड, उसने कहा जी अपने वालिद की मसनद पर मैं बैठूंगा, अगर वो शहीद हो गए तो मैं भी इसी रास्ते पर ही चलूंगा। जबकि उनकी बहनें
ان کی کتنے عزیز و اقارب بھی اس حملے میں شہید ہو چکے تھے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ دوسرا یہ ہوا کہ کوئی ایک امپلائی بھی نہیں تھا جس نے کہا کہ جی ہم اس سلطنت سے علیحدہ ہوتے ہیں اور ہم امریکہ کی گود میں جا کے بیٹھتے ہیں، ایک بھی شخص نہ ہوا۔ یہ دوسری ناکامی امریکہ کوئی۔ تیسری ناکامی امریکہ کی یہ تھی، امریکہ نے جی کرد ریڈ تیار ہیں اور کرد فوجیں جو ہیں وہ کرد فائٹرز جو ہیں وہ داخل ہو جائیں گے ایران میں، تو الحمدللہ کردستان کے لوگوں نے بھی ریلائز کیا، حالانکہ کردستان کی چپکلش مسلسل چلتی رہی اس ریجن میں، ٹرکی کے خلاف، عراق کے خلاف، ایران کے خلاف انہیں مسلسل یوز کیا گیا، لیکن ناؤ دے ریلائز کہ ہم کسی امریکہ کے یا کسی اور کے ہاتھوں یوز نہیں ہوں گے، دے ریفیوز ٹو انٹرفیئر، نتیجہ وہ مشن بھی ناکام ہو گئے۔ پھر چوتھا ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس حملے سے پہلے ایران میں مظاہرے ہو رہے تھے گورنمنٹ کی کچھ پالیسیوں کے خلاف، ایران کی یہ اور امریکہ کا یہ خیال تھا کہ لوگ دوبارہ سڑکوں پر نکل آئیں گے، لیکن کوئی لوگ سڑکوں پر نہ نکلے۔ لوگوں نے کہا ہم اس حکومت کا ساتھ دیں گے کیونکہ یہ حکومت ڈیفینڈ کر رہی ہے اور یہ حکومت جہریت کو روکے ہوئے، اور بدقسمتی یہی ہوئی کہ امریکہ کے اندر ہنگامے شروع ہو گئے۔ اس وقت بھی امریکہ کے کتنے بڑے شہروں کے اندر ٹرمپ کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں کہ آپ نے کس خوشی میں اس جنگ کو چھیڑا، آپ کو کیا ضرورت تھی۔ ایون انگلینڈ میں، ایون فرانس میں، ایون جرمنی میں لوگ مظاہرین اور اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ یہ انکالڈ وار تھی، جس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ ابھی تو اس وار کا جو اس کا ٹیسٹ ابھی نہیں ان کو ملا، وہ جب ٹیسٹ مل جائے گا دین دے ول گیٹ اپ اینڈ دے ول ناٹ ٹالریٹ دی ٹرمپ۔ اور بھی پانچواں نقطہ یہ تھا اس جنگ کا کہ ان کا خیال تھا کہ جناب وہ بالکل ہی ایران بکھر جائے گا، اس کی فوج سرنڈر کر جائے گی۔ انہوں نے اعلان کیا کہ پاسداران سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ سرنڈر کریں، اگر نہیں کریں گے ایلیمینیٹ کر جائیں گے۔ لیکن ان کی فوج کے کسی ایک بھی افسر نے، کسی بھی ایجنسی کے افسر نے سرنڈر نہ کیا۔ وہ امریکہ اور دوسرے ملکوں میں بھی سرو کر رہے ہیں، دے آر اسٹل اسٹینڈنگ اور پرفارمنگ دیئر ڈیوٹیز اور اسٹینڈنگ ود دی گورنمنٹ۔ انہوں نے کہا جی سرنڈر کس لیے ہم کریں، ہم تو لڑیں گے، ہم تو آخری خون کے قطرے تک لڑیں گے۔ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ جس پوری طاقت سے حملہ آور ہوا تھا وہ ایک بھی مشن حاصل نہ کر سکا۔ اب امریکہ اس جنگ سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ اب اس جنگ کا جو فال بیک ہوا، اور یہ انڈرسٹوڈ تھا کہ امریکہ، ایران نے اعلان کیا تھا کہ ہم جو جتنے بھی مڈل ایسٹ میں امریکن بیسز ہیں ان کو ہم ڈسٹرائے کریں گے، کیونکہ ان بیسز سے ہم پر حملے ہوتے ہیں، تو حملے ہوں گے تو ہم ڈسٹرائے کریں گے۔ ان پہ حملہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مڈل ایسٹ کی جتنی اسٹیٹس ہیں وہاں جتنے فارنر تھے اسپیشلی امریکنس، وہ سارے کے سارے مڈل ایسٹ چھوڑ کے چلے گئے۔ دیر از اے میجر، آپ کہہ لیں ان امپلائمنٹ وچ ہیز کم ان امریکہ، کہ صرف ایک اسٹیٹ سے 28,000 لوگ کو نکالا گیا وہاں سے۔ وہ تو واپس آئیں گے نہیں، وہاں تو انفراسٹرکچر ہی تباہ ہو چکا ہے۔ وہاں بڑی بڑی ریاستوں کے اندر کوئی بندہ ہی نہیں موجود، کوئی آبادی موجود نہیں، ان کی اپنی آبادی ہے، ان کو انہوں نے کہا جی گھروں میں بیٹھے آپ۔ تو امریکہ کا یہ مشن بھی ناکام ہوا۔ اور اس کے بعد اگلا جو نقصان ہوا کہ ایران نے اعلان کر دیا تھا اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو ہم یہ تیل کی سپلائی جو ابنائے حرمت سے یہ ہم بند کر دیں گے۔ تو پہلے دن جب انہوں نے یہ اعلان کیا اس دن 80 کے قریب جہاز ابنائے حرمز میں موجود تھے جو موو نہیں کر سکتے تھے۔ اب تو ان کی تعداد سینکڑوں میں ہو چکی ہے، وہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ امریکہ نے ایک دفعہ اعلان بھی پچھلے دنوں کیا کہ جی ہم اپنے شپ بھیجیں گے، ہم اس کو کلیئر کریں گے، لیکن پینٹاگان نے فوراً وضاحت کی کہ وی ڈونٹ ہیو اینی کیپیسٹی، کیونکہ جو بھی جہاز اس کو کلیئر کرنے آئے گا وہ اس کو نشانہ بنائیں گے، وہ تو اٹ ول بی لائک اے سٹنگ ڈک۔ اور یہ بھی ساتواں امریکہ کو نقصان یہ ہوا کہ پہلی دفعہ امریکن جو نیول فلیٹ تھا، جس کو لیڈ کر رہا تھا ابراہم لنکن، جس کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، اس پر اٹیک ہوا، اور اتنا اٹیک، ہیوی اٹیک ہوا کہ جس کی وجہ سے اس کے جو سرفس ہے انہوں نے کہا جو استعمال کے قابل ہی نہیں ہے، امریکہ اس کو وہاں سے نکال کے کسی اور طریقے میں لے گیا، اور آئی ایم شور وہ کچھ دنوں بعد ڈی کمیشن کر دیا جائے گا، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے ابھی کسی جنگ میں شریک ہو سکے۔ امریکہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک ابراہم لنکن ایک شپ نہیں ہے، اس کے گرد 20-25 جہاز ہوتے ہیں اس کی پروٹیکشن کے لیے، ساری کی ساری پروٹیکشن دھری کی دھری رہ گئی جب میزائل جا کر اس کے اوپر لینڈ ہوئے، اور ان کے اس کے اوپر جو عرشے پہ بھی جہاز کھڑے تھے وہ بھی تباہ ہوئے۔ اس کے علاوہ جو امریکہ کے ری فلنگ طیارے ہیں وہ بھی فضا میں تباہ ہو گئے۔ تو یہ ایران کی ایک بڑی فتح ہے، میں سمجھتا ہوں، آل الون دے آر فائٹنگ، اور انہوں نے امریکہ کو ایک بھی ہدف حاصل نہیں کر سکا۔ اب امریکہ بار بار کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے وار ختم ہو، لیکن ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے آپ جنگ شروع تو کر سکتے ہیں لیکن جنگ روکی نہیں جا سکتی، پھر جنگ ٹیکس اٹس اون، اس کا اپنا ایک ڈیلیما ہے، اپنا ایک پھر پروسیس ہے، اس میں وہ پھیلتی ہے اور پھر کیا ہوتا ہے۔ امریکہ کو اب اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہوگا۔ اسرائیل میں جب پہلی عرب یہ جنگ ہوئی اس دوران بھی جو بے شمار لاکھوں کی تعداد میں اسرائیلی اسرائیل چھوڑ کے یورپ چلے گئے تھے، اب اس وقت بھی ان کی ایئرپورٹوں پر کوئی جگہ نہیں ہے، لوگ وہاں سے دوڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار وائی شوڈ وی کم، وہ دوبارہ آئیں گے بھی نہیں،
کیونکہ وہ تو آئے تھے کہ ہم آرام سے زندگی یہاں گزاریں گے، وہ تو زندگی از ان دی کانسٹنٹ تھریٹ. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا رول بڑا اہم تھا اس جنگ کے دوران، اور ابھی بھی ہے، کہ پاکستان نے یہ کوشش کی کہ ایران جو ہے وہ مڈل ایسٹ اسٹیٹس کی شہریوں پر کم از کم حملے نہ کرے، کیونکہ برادر اسلامی ممالک ہیں، کل ہم سب نے اکٹھے ہونا ہے. یہ بھی ہمارا ایک المیہ ہے کہ اس وقت 157 کے قریب اسلامی ممالک ہیں اور وہ اکٹھے نہیں ہیں، ان کی کوئی آرگنائزیشن ہی نہیں کام کر رہی. ایک ہم نے او آئی سی بنائی تھی جس نے 71 میں بھی بڑا اہم رول پلے کیا، ہر اہم معاملے پہ وہ ہمیں نظر آئی، افغان وار کے اندر بھی وہ موجود تھی او آئی سی. لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ ہمارے پاس کوئی ایسا کیپیبل او آئی سی کا سیکرٹری جنرل ہی نہیں تھا جو ان معاملات کو چلاتا، اس کو افیکٹو رکھتا. اور دنیا میں یہ جو غارت گری ہو رہی ہے، جو شہریوں پہ بم گرائے جا رہے ہیں، اس کو روکا جاتا ہے، اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اداروں کو مضبوط کریں، ہیومن رائٹس کے ادارے بنائیں. ہماری جو اسٹیٹس ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں، ریاستیں ہماری، کہ اگر ہیومن رائٹ ادارے بنائیں گے تو ہم پر بھی کریٹیسائز کریں گے، کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی بڑا شوق ہوتا ہے شہریوں کے ہیومن رائٹس وائلیٹ کرنے کا، تو کوئی ادارہ بھی نہیں بننے دیتے. یہ آج محسوس ہو رہا ہے کہ اگر مسلم امہ کے اندر ایک بڑے طاقتور ادارہ ہوتا ہے ہیومن رائٹس کا، تو ان تمام مسائل کو وہ انٹرنیشنل لیول پہ ٹیک اپ کرتا. پہلے بھی آپ دیکھیں نا، جب غزہ کے اندر قتل عام ہو رہا تھا تو مسلم امت سے کوئی ملک نہیں گیا ہیگ میں. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اگر گیا تو افریقن کنٹری کا ایک ملک گیا، اس نے وہاں کیس دائر کیا اور نیتن یاہو کو مجرم قرار دلوایا. حالانکہ یہ حق تو ہمارا تھا کہ ہماری مسلم اسٹیٹس میں سے کوئی جاتا، ہماری مسلم کوئی آرگنائزیشن وہاں پر چلی جاتی. ہم نے تو کوئی آرگنائزیشن بنائی نہیں، ہم نے تو او آئی سی تھی، اور ایک وقت تھا کہ شریف الدین پیرزادہ صاحب کو ہم نے سیکرٹری جنرل بنا دی. وہ جو جنہوں ہمارے آئین کے جادوگر تھے، جو آئین توڑتے تھے، آئین توڑنے کے نسخے بتاتے تھے، وہ وہاں سیکرٹری جنرل بن گئے. اب انہوں نے ملک کے اندر بھی افراتفری مچائی، وہاں جا کر وہ کیا کنٹریبیوٹ کیا؟ انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن نہیں کی. بعد میں بھی مہاتر محمد صاحب نے، یہ ان کی خواہش تھی کہ ان کو الیکٹ کیا جائے اور مسلم امہ، لیکن امریکہ نے پوری مخالفت کی اور ان کو سیکرٹری جنرل نہ بننے دے. اگر وہ سیکرٹری جنرل بن جاتے تو آج وہ ادارہ موجود ہوتا اور مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا. اور پاکستان نے یہ کوشش کی، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کا بہت بڑا رول ہے. ہی وزٹڈ سعودی عرب اور ان کو اشور کرایا کہ آپ کی شہری آبادیوں پر حملے نہیں ہوں گے. اور باقی بھی جو ٹارگٹس ہیں ایران سے، کیونکہ وہ رابطے تھے، ان کی اس ایفرٹس کو سعودی گورنمنٹ نے ریکگنائز کیا. نہ صرف ریکگنائز کیا بلکہ ایران نے بھی اپریشیٹ کیا، اور ان کی پرزیشن کے اوپر ایرانی پریزیڈنٹ اشبان صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں افسوس ہے کہ ہمارے طرف سے کچھ میزائل اور کچھ راکٹس جو ہیں وہ مسلم کی شہریوں کی آبادی پر بھی گرے. ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ ہماری طرف سے کوئی ایسا اٹیک. یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ابھی آج تو حماس نے بھی اپیل کر دی ہے، ایران سے اپیل کی ہے کہ آپ برادر اسلامی ممالک جو خطے میں ہیں ان پر اٹیک نہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس تو بہت بڑے دو ٹارگٹ ہیں. ایک امریکہ جو اپنے بحری بیڑے کو لے کے، پھر بچے کھچے بحری بیڑے کو لے کے وہاں پھر رہے، آپ اس کو ٹارگٹ کریں، یا اسرائیل ہے جس کو آپ نے بہترین طریقے سے ٹارگٹ کیا. تو کم از کم ان علاقوں کی آبادی کی ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہوں گی. ویسے بھی پوری مسلم امہ کی ہمدردیاں اس وقت ایران کے ساتھ ہیں، کیونکہ ایران اس وقت ایک مظلوم ملک ہے جس کے اوپر امریکہ اور یہودی لابی جو ہے وہ اٹیک کیے جا رہی ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں، اب ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الکفر ملت واحدہ. آج دیکھ لیں، ایران کے انڈیا کے ساتھ ہم سے بہتر تعلقات تھے، انڈیا کے ساتھ اچھی بنتی تھی، لیکن انڈیا نے کیا رول پلے کیا کہ جیسے ایک ایرانی بحری جنگی جہاز جو ایران انڈیا کے دورے پہ تھا، اور وہ ڈینا، اس کا آئی آر ایس ڈینا، وہ جب اپنا دورہ مکمل کر کے جانے لگا اور انڈین واٹر سے نکل کے انٹرنیشنل واٹرز میں آیا، تو انڈین آرمی چیف کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ جی ہم نے امیڈیٹلی انٹیمیٹڈ دی کنسرن کوارٹرز، یعنی امریکہ کو ہم نے بتا دیا کہ جناب وہ جہاز ہماری طرف سے نکل گئے، اب انٹرنیشنل واٹر میں اب آپ جانے اور وہ جہاز جانے. اور وہ کہتے ہیں یہ ہماری پالیسی تھی، ہمارے معاہدے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، اس لیے ہم نے ان کو بتانا ضروری سمجھا. جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سری لنکا کے پاس اس جہاز پہ تارپیڈو پھینکا گیا، اور اس میں سے 140 لوگ تھے، صرف یا 147 لوگ تھے، جس میں صرف 40 لوگوں کی جانیں بچائی گئیں، اور وہ بچانے والا سری لنکا تھا. سری لنکا نے بچایا، لیکن انہوں نے پش کیا اور بتا دیا. اور ابھی نریندر مودی کی سٹیٹمنٹ بھی سن لے، جس نے کہا جی ایران نے اگر دنیا میں دہشت گردی پھیلائی ہے تو ایران کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. یہ وہ دوست تھے ایران کے جس پہ ایران بھی سمجھتا یہ ہمارے دوست ہیں، اور اس کا نتیجہ آج دیکھ لیں کہ وہ کس کیم میں کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مسلم امہ کو اور ہمارے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ وی آر ون. بالکل سر.
हम मुस्लिम। मुसलमान एक हैं, हमें एक होना चाहिए। अगर हम एक नहीं होंगे तो वन बाई वन हम सब मिटा दिए जाएंगे, बिल्कुल जैसे आज बिल्कुल ईरान, बिल्कुल। इराक के साथ हुआ, शाम के साथ हुआ, तो ये होता रहेगा। बिल्कुल। हमें अच्छा सर, जो इत्तेफाक के जो साथ। ये तिल अवीव पर अटैक किया था खैबर शिकन मिसाइलों से, जिसके सैकड़ों वॉर हेड्स जाकर लगते थे, उन्होंने आयरन डूम और डेविड स्लिंग जो डिफेंस सिस्टम था इसराइल का, उसको उड़ा दिया। और एक थर्ड करके जो अमेरिका का सिस्टम है वो कोरिया से उठाकर इसराइल पे लाया गया है, ताकि उसकी सेफ्टी की जा सके, उसको सेव किया जा सके। तो कितना कामयाब रहा है ईरान इसराइल को टारगेट करने में? देखें ना, अमेरिका के पास इस वक्त 8 थर्ड सिस्टम है, जी और जी। यही वजह बनी कि वो, उनमें से 4 तो तबाह हो चुके हैं, इसलिए उनको कोरिया से लाके वहां खड़ा करना पड़ा। अब कोरिया और वो तमाम ममालिक, या जैसे ताइवान से भी असला उन्होंने मुंतकिल किया इसराइल को बचाने के लिए, तो वो उन तमाम ममालिक के अंदर भी एक डिससेटिस्फेक्शन अमेरिका के बारे में फैल गई कि वी आर नॉट द अलाइज ऑफ अमेरिका। अमेरिका हमें यूज कर रहा है, जब भी इसराइल को जरूरत पड़ेगी अमेरिका हमारे दिफा से दस्तकश हो जाएगा, हमारा भी असला उठाकर जिसकी कीमत हम अदा कर रहे हैं वो लेके इसराइल की मदद के लिए पहुंच जाएगा। एक तो ये नुकसान हुआ कि अमेरिका के जितने अलाइज हैं दे आर नॉट ट्रस्टिंग अमेरिका के, ये तो कुछ भी कर सकता है। 4 थर्ड सिस्टम तबाह हो चुके हैं, 8 टोटल थे अमेरिका के इस खत्ते के अंदर, मैं समझता हूँ। और ये जो आयरन डोम था वो टोटली नाकाम हो गया, क्योंकि देखें ना, कोई भी सिस्टम एक लिमिट तक तो प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर आप एक 100 मिसाइल फेंक देंगे, ड्रोन फेंकेंगे, तो सिस्टम सिस्टम ब्लाइंड हो जाएगा, सिस्टम समझेगा ही नहीं कि क्या हो रहा है। और मैं समझता हूँ ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी थी कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम टोटली नाकाम हो गया, हैफा तबाह हो गया, उनकी न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमले हो गए, तेल अवीव के ऊपर हमले हो गए, वो उनको शहर छोड़ने पड़े। अमेरिका को अपना रिजर्व असला भी लाना पड़ा, वो भी फिर उसके बावजूद ही अमेरिका कामयाब ना हो सका। तो ये वो मदद है जो अल्लाह की तरफ से होती है। अगर हम मुतहद हो जाएं तो अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी। हम इनको ये कुछ भी नहीं कर सकते, अगर हमारा इत्तेहाद इस दी ज़रूरी, जो सबसे अहम चीज़ है कि वी शुड बी यूनाइटेड। मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने, स्पेशली आर्मी चीफ ने, जिस तरीके से सऊदीया का सर, विजिट किया, जिस तरीके से हाँ। ईरान से राब्ते में रहे और उनको भी कन्विंस तो ये किया, जो और शटल दूसरे, तभी डिप्लोमेसी तो की है हमारे दोनों लिए कंट्रीज के दरमियान, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? फील्ड मार्शल ने, मौजूदा शहबाज शरीफ ने जो शटल डिप्लोमेसी की है ईरान और सऊदीया के दरमियान में। ये बड़ी पॉजिटिव थी, और इसका पॉजिटिव रिजल्ट निकले। इसके पॉजिटिव रिजल्ट निकले कि अब दोनों ने ये तय कर लिया आपस में कि एक दूसरे के मुल्कों पे हम अटैक नहीं करेंगे। ये बड़ी खुशाइंद बात है। इट इज़ अ बिग ब्लो टू अमेरिका एंड ज्यूइश लॉबी, उनके लिए ये बहुत बड़ी ब्लो है कि ये अपने एक दूसरे और इसमें मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का बड़ा अहम पॉजिटिव रोल है कि बड़े अच्छे तरीके से, इन अ वेरी कन्विंसिंग मैनर, इन अ वेरी डिसेंट मैनर, इन्होंने उनको समझाया, ईरानियन को भी, कि अगर आप वहाँ अटैक करेंगे तो वहाँ से आएंगे तो फिर तो नुकसान आपका भी होगा। तो बेहतर नहीं है कि आप अपने मुश्तरका दुश्मन को टारगेट बनाएं, और दे आल्सो रियलाइज कि हम अपने एनिमी को टारगेट बनाएं, ना कि अपने दरमियान इन चीज़ों को ले आएं। वो ईरानियन हक बजानिब थे कि उन तमाम बेसिस को अटैक करते जहाँ पे अमेरिकन के अटैक उन पर आ रहे थे, चाहे वो जिस खत्ते में भी हैं। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान अमेरिका को ये हुआ इन फ्यूचर ये नुकसान हुआ कि ये तमाम मिडल ईस्ट रियासतें अमेरिका पे डिपेंड कर रही थी कि अमेरिका हमारा दिफा करेगा। अब उनको ये पता चल गया कि अगर हम मुस्तकबल भी अमेरिका पे डिपेंड करेंगे तो अमेरिका वी विल बिकम टारगेट। फिर तो ईरान हमें टारगेट करेगा, अमेरिका हमारा दिफा भी नहीं कर सकेगा। जैसे अमेरिका ने इसराइल के दिफा के लिए तो कोरिया से बैटरियां शिफ्ट करा दी, इनके दिफा के लिए कुछ भी ना किया, इनको इनकी मर्जी, इनके हाल पे छोड़ के चला गया। एक तो ये नुकसान हुआ कि इन तमाम स्टेट्स के अंदर ये बात बैठ गई है कि अमेरिका कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अमेरिका हमेशा और उस तरफ ही जाएगा जिस तरफ इसराइल होगा। और अभी भी आप देख लें कि अमेरिका के अंदर चंद जो सेनेटर्स हैं, उनका वजीर दिफा है, वो इस्लामिक फोबिया का शिकार है, मुसलमानों के खिलाफ बयानात दे रहे, ट्रम्प बयानात दे रहे। तो मेरा बात यह है कि इससे मुसलमानों की आंखें खुल जानी चाहिए, जो आज भी समझते हैं कि दे आर आर अलाइज, दे कैन नॉट बी आर अलाइज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कभी गलत साबित हो ही नहीं सकता, जो फरमा रहे हैं अल कुफ्र मिल्लत वाहिदा की, ये मिल्लत वाहिदा है। आज आप देख लें इंडिया कहाँ खड़ा है, आज आप देख लें फ्रांस कहाँ खड़ा है, इंग्लैंड जो इसमें पहले शामिल नहीं था उसने कहा जी हम भी डिफेंस मामलात में इसको सपोर्ट करेंगे अमेरिका को। और डिफेंस कौन से इलाके में आप कर रहे हैं? आप तो जारहियत कर रहे हैं मुसलसल, आप जारहियत के लिए अपने बेसिस उन्हें देंगे। तो जिसका एक और फायदा ये हुआ कि अब चाइना का इन्फ्लुएंस इस इलाके में आ जाएगा। चाइना ऑलरेडी अरब ममालिक के साथ इन टच विद है, और जाहिर अगर चाइना वहां आकर उनको प्रोटेक्शन देता है, या जैसे पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक मुआहदा किया
کہ ہم سعودی عرب کی پروٹیکشن کریں گے، تو پاکستان کا معاہدہ کامیاب رہا، پاکستان نے اپنی کنڈیشن فلفل کی، اور سعودیہ کے دفاع بغیر ایران سے الجھے ہوئے، ناٹ کمپرومائزنگ آن دی ایران انٹرسٹ، ان نے اس خطے کو بچانے کی پوری کوشش کی، تو پاکستان کا بھی امیج بلند ہوا۔ اب پاکستان اور چائنا اس خطے میں بڑا اہم رول پلے کر سکتے ہیں، اور فیوچر بالکل میں بھی دیکھیے گا امریکہ اس خطے سے آؤٹ ہو جائے گا، کوئی ملک بھی امریکہ کے ساتھ یہ معاہدہ نہیں کرے گا، کہ ان کو پتا ہوگا اگر ہم نے معاہدہ کیا تو امریکہ تو ہمیں چھوڑ کے چلا جائے گا، اور امریکہ کے بالکل معاہدے کی وجہ سے ہم پر حملے ہوں گے۔ یعنی اب بالکل اچھا ایران سر، کہہ رہا ہے کہ رشیا اور ہمیں حملے چائنا نے کرنا ہے کہ بالکل چیزیں۔ بالکل اچھا سر، رشیا اور چائنا نے کتنا امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے، ایران کے ساتھ دیا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو ایکوریٹ ٹارگیٹڈ دی ہیں امریکن ایئر بیسز کی، امریکن جو کوارٹرز ہیں ان کی، جو ٹارگیٹڈ لوکیشن دی ہیں ایران کو، کیونکہ ان کے پاس نہیں تھی، اور سیم انٹیلیجنس جو دی ہے ہیومن انٹیلیجنس ایران کو، وہ رشیا نے دی ہے۔ اور اسی کے ساتھ بتایا جا رہا ہے جس طرح یہ ان کا میزائل سسٹم ہے ایران کا، اس میں اور اس کی بے شمار جو ان کو سیٹلائٹ امیجری کی جو ضرورت پیش آئی، وہ چائنا نے ان کو پرووائڈ کی ہیں۔ تو چائنا اور رشیا کا اس تمام میں کتنا امپورٹنٹ کردار ہے؟ میں سمجھتا ہوں ان کو پتا ہے کہ ہمارا فیوچر رول ہے اس خطے کے اندر، اور ظاہر ہے آئندہ خطے کے اندر چائنا کا بڑا اہم رول ہوگا، کیونکہ اگر چائنا مڈل ایسٹ کی کسی ریاست کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ جی ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، تو پھر ایران بھی اس پر حملہ نہیں کرے گا، ظاہر ہے چائنا بھی الائی ہوگا ایران، اور آج تک چائنا نے کسی بھی ملک پہ کوئی ایسی اگریشن نہیں کی۔ وہ تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں آج بھی کہ آپ دنیا میں تجارت کریں، تجارت سے لوگوں کو آگے لے کر چلیں تاکہ انسانی تہذیبوں کی ترقی ہو، بجائے کہ امریکہ کا تو ایک ہی مشن ہے۔ پہلے امریکہ دیکھے نا، امریکہ نے عراق میں کیا کیا، ٹونی بلیئر نے کہا جی وہاں ان کے پاس ماس ڈسٹرکٹیو ویپنز ہیں تو ہمارے ہیں، اور الٹیمیٹلی تباہ کرنے کے بعد سمپل ایک سٹیٹمنٹ دی کہ وی آر سوری، ہماری انفارمیشن غلط تھی۔ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے کہ آپ نے لاکھوں لوگوں کو ایلیمینیٹ کر دیا۔ لیبیا کے ساتھ آپ نے کیا کیا، شام کے ساتھ آپ نے کیا کیا، پھر افغانستان کو دیکھ لینا، افغانستان کے ساتھ کیا کیا، لیکن ہر جگہ سے انہیں سب کو چھوڑ کے بھاگنا پڑا۔ آپ ویتنام کو دیکھ لیں کہ ویتنام کے اندر ایک ایک انچ پہ ٹنوں کے حساب سے ایمونیشن گرایا گیا۔ ایئر ویتنام کے پاس تو کوئی نیوی بھی نہیں تھی، ان کے پاس تو کوئی ایئر فورس بھی نہیں تھی، صرف گوریلا تھے، وہ دیہاتی تھے کسان جو لڑ رہے تھے امریکہ کے لیٹسٹ اکوپمنٹ کے ساتھ۔ ظاہر ہے ان کو رشیا اور چائنا کی مدد حاصل تھی، لیکن لڑ تو گراؤنڈ پہ تو وہ خود لڑ رہے تھے نا۔ نتیجہ امریکہ کو، ہمیں یاد ہے وہ فوٹوگراف جب امریکن ہیلی کاپٹر کے نیچے لوگ لٹکے ہوئے تھے اور امریکی وہاں سے نکل رہے تھے، ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر لے کر جائیں۔ اسی طرح وہ فوٹیج ہم نے دوبارہ کابل ایئرپورٹ پہ دیکھے جب امریکن وہاں سے نکل رہے تھے اور لوگ جہازوں کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے کہ جی ہم بھی یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، امریکہ ان کو بچا نہیں سکا۔ تو بات یہ ہے کہ یہی سچویشن اب یہاں پر بھی ہوگی، یہاں بھی امریکہ اس خطے کو اسی طرح جلتا چھوڑ کے چلا جائے گا، اور وہ کہہ رہا ہے جی ہم نے ہدف آپ میکسیمم یہ کر سکتے ہیں کہ آپ بام ہی پھینکیں گے اور لوگوں کو ماریں گے، یہی آپ پہلے بھی کرتے ہیں یہاں بھی کریں گے، لیکن ان دی لانگ رن یہ بھی آپ سٹینڈ نہیں کر سکیں گے، یہ بھی آپ کے ریسورسز ختم ہو جائیں گے، آپ ایگزاسٹ ہو جائیں گے، جب انہوں نے تیارے اچھا جیسے انہوں سر، نے گرا دیے تو پھر آپ کیا بالکل کر سکیں، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے بالکل آپ۔ بالکل اچھا سر، ایک اور چیز ہے کہ جس طرح آیت اللہ خامنہئی صاحب نے تو ایک فتویٰ بھی دیا ہوا، ایک بات بھی کی ہوئی تھی کہ ایٹمی ہتھیار ہم نہیں بنائیں گے کیونکہ ہم کو ضرورت نہیں ہے، اور اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہوئی تھی۔ لیکن اب جو مجتبیٰ خامنہئی ہیں وہ تھوڑے سے اگریسو بھی ہیں، اور وہ تھوڑے سے سخت گیر بھی ہیں اور سخت مزاج کے بھی ہیں۔ آیت اللہ خامنہئی صاحب بڑے سافٹ اور ہلکے مزاج کے انسان تھے، لیکن مجتبیٰ خامنہئی تھوڑے سے اگریسو بھی بتائے جاتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، جو ان کے والد صاحب تو چاہتے تھے کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنائیں گے، لیکن پھر بھی ان کے پاس 60% یورینیم تھا، 60%، تو کیا مجتبیٰ خامنہئی 80% یورینیم بنا کر، انریچڈ یورینیم اکٹھا کر کر ایٹمی ہتھیار بنائے گا؟ کیونکہ موجودہ جتنے بھی ڈیفenس اینالسٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایٹمی ہتھیار ہوگا تو دوسرے ملک اس سے لڑنے سے یا جھگڑنے سے باز آئیں گے، اس پر اس طرح حملہ نہیں ہوگا۔ ہر 6 مہینے بعد کوئی بھی ملک آتا ہے اور وہ حملہ کر کر چلا جاتا ہے، تو یہ ایک گارنٹی ہوگی اس ملک کے لیے کہ آپ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ اگر کرے گا تو وہ بڑا جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایک بڑا نارملی ایک جنگ ہوتی ہے اور پھر وہ بند ہو جاتی، اس طرح ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ ایٹمی ہتھیار بنائیں ایران؟ اصل میں یہ وقت وقت کی بات ہے، آپ کو ایک میں بات یاد دلاتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ نیوکلیئر انریچمنٹ کا پلان پروگرام تھا وہ ایران نے شروع کیا تھا، کیونکہ شاہ ایران کے امریکہ کے ساتھ بہترین تعلقات تھے۔ امریکن یہ چاہتے تھے کہ شاہ ایران اس علاقے کا ایس ایچ او تھانے دار بنے، اس پورے علاقے کو وہ کنٹرول کرے۔
रजा इसलिए शाह पहलवी। रजा शाह पहलवी, और रजा शाह पहलवी को लेटेस्ट इक्विपमेंट दिया गया, उनकी आर्मी को बड़ा मजबूत बनाया गया, और वो बहुत बड़ा अलाई था। जब मिडल ईस्ट ने, अरबों ने आयल की सप्लाई इसराइल और यूरोप को बंद कर दी, तो उस वक्त शाह ईरान ही वाहिद हुक्मरान था जिसने वो आयल सप्लाई जारी रखी। इसलिए उन्होंने तमाम न्यूक्लियर रिसर्च का प्रोग्राम भी उसके हवाले किया। लेकिन शाह इसको प्रायोरिटाइज ना कर सका कि उसको प्रायोरिटी देता। शाह ने कहा हमें क्या ज़रूरत है, अमेरिका हमारे सर के ऊपर है, हमारे पास लेटेस्ट इक्विपमेंट है। नतीजतन वो फैसिलिटी यूटिलाइज ना हो सकी, वो इसी तरह रह गई। और बाद में जब उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया तो इस पे हमला हो गया। तो बात दरअसल ये टाइम की बात होती है। जब टाइम आ जाता है, फिर आपके अंदर लोग भी आ जाते हैं, फिर चीज़ें भी बन जाती हैं और तैयार मुकम्मल भी हो जाता है। ये इट टेक्स टाइम एंड कमिटमेंट ऑफ द नेशन। आप पाकिस्तान को देख लें, पाकिस्तान में एटमी तमाई कनाई कमीशन था जिसने कुछ भी नहीं किया, फंड ही सारे ज़िंदगी ज़ाया की, कुछ भी ना बनाया। लेकिन हुआ क्या, जब इंडिया 71 वार में हमें शिकस्त हुई, तो डॉक्टर कदीर कहते हैं जब मैंने वो मूवी देखी जिसमें पाकिस्तानी फौज हथियार डाल रही थी, तो मैं उस रात सो नहीं सका, मैं रोया रात को। और आई डिसाइडेड कि हमें पाकिस्तान को अगर हम न्यूक्लियर बना लें तो कोई हम पे हमला नहीं की जरूरत नहीं कर सकेगा। फिर वो पाकिस्तान आ गए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मिले, वो ऐलान कर चुके थे कि हम एटमी धमाका करें, हम बनाएंगे चाहे हमें घास भी खानी पड़ी। वो उन्हें मिले कि मैं मेट्रोलॉजी का इंजीनियर हूँ वहाँ पर, और उनको ये मैं कर सकता हूँ। तो भुट्टो साहब ने उनको ज्वाइन करा दिया कि आप जाएं, ज्वाइन करें न्यूक्लियर हमारे कमीशन को। लेकिन आप ब्यूटी देखें ना, हमारे एटमी तुम्हारी कमीशन में वो कई महीने बैठे रहे, उन्हें तनख्वाह भी नहीं उनको दी, न काम करने दिया। वो तो कमीशन बनाया इसलिए गया था कि आप फंड ज़ाया करें और रिसर्च करते रहें, जैसे ईरान वाले रिसर्च कर रहे थे रजा शाह पहलवी के ज़माने में। हमारे यहाँ भी कमीशन यही रिसर्च कर रहा था। और जाहिर है वो अंडर डिक्टेशन थे, बैरूनी मुल्क के दौरे करते थे, उनको बताया गया था भाई ये काम यहाँ तक फाइलों पे ही आपने करना और कुछ नहीं करना। इतना फंड उन्होंने अरबों रुपए ज़ाया की। फिर जब भुट्टो साहब ने पूछा एक मुलाकात में डॉक्टर कदीर से, आर यू सेटिस्फाइड, उसने कहा जी, और आपको पे मिले? उन्होंने कहा जी मुझे तो इतने महीने हो चुके हैं, मुझे किसी ने पे भी नहीं दी, मुझे जग ऑफिस भी नहीं दिए जहाँ बैठ के मैं काम करूँ। देन भुट्टो रियलाइज्ड, भुट्टो देन टुक ओवर दी मैटर इन हिज ओन हैंड। उसने कहा ये न्यूक्लियर के मैटर मैं खुद देखूंगा। उन्होंने उसकी पे फिक्स कराई। फिर जनरल ज़ियाउल जब आ गए, दे ही रियलाइज कि ही शुड हैव अ सेपरेट लेबॉर्ट्री, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि इनके काम में, हर काम में रुकावट डाली जाती है। फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री का वजूद में आया, जिसका उनके इंचार्ज बनाया गया। और इंतहाई कम असलम बेग साहब कहते हैं कि हमने कैलकुलेट किया कि डॉक्टर कदीर ने कितना खर्चा किया और कमीशन ने कितना खर्चा किया, तो हम हैरान हुए कि बड़ी इंतहाई कम कीमत पे वो जो सेंट्रीफ्यूज सिस्टम जो उन्होंने पाकिस्तान ने खुद डेवलप किया था, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया। फिर वो स्टेज आ गई कि जब मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में उन्होंने 5 धमाके किए, तो ही डिसाइडेड, वो उस वक्त अलमाते में थे, ही डिसाइडेड कि नहीं, दिस इज़ द टाइम, हमें धमाका करना चाहिए। और उन्होंने फिर ऐलान कर दिया और उन्होंने धमाका किया। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो साहब, वो जब वज़ीर आज़म थी तो उनको असलम बेग साहब जी अपने इंटरव्यू में बता चुके हैं कि हमने उन्हें कहा कि हमारे पास कोई डिलीवरी सिस्टम नहीं है, कि अमेरिका के F-16 के वो तो स्पेयर पार्ट ही हमें नहीं दे रहा। तो उस वक्त फिर इनके कहने पे बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने कोरिया का दौरा किया, और वहाँ से मिज़ाइल टेक्नोलॉजी के लिए कोरिया अग्रीड कि हम आपको देंगे। उस दौरे में डॉक्टर कदीर भी उनके साथ थे। और इस तरह पाकिस्तान ने, हमारे जितने हुक्मरान माजी में गुजरे, उन्होंने वो पूरी कोशिश की पाकिस्तान को न्यूक्लियर। हाँ, ये परवेज़ मुशर्रफ ही था जिसने अमेरिका के कहने पे डॉक्टर कदीर को अरेस्ट किया, उससे कन्फेशन कराई, उनको पाबंद सलासल कर दिया गया। यहाँ तक कि वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को अमेरिका के हैंड ओवर करने के लिए भी तैयार हो गए थे। लेकिन उस वक़्त के वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब, क्योंकि ये वज़ीर आज़म की मर्ज़ी के बगैर कोई पाकिस्तानी हैंड ओवर नहीं किया जा सकता, और ज़ाहिर है डॉक्टर कदीर वाज नॉट एन ऑर्डिनरी पाकिस्तानी, तो जमाली साहब ने इजाज़त देने से उनको, मैं आई रिफ्यूज़ टू गिव मनी, और वो वापस न रवाना कर सके। लेकिन फिर आप देखें हम अपने अपने न्यूक्लियर साइंटिस्ट का क्या असर किए। ये हमारे इमरान खान साहब का ज़माना था जब डॉक्टर कदीर को दोबारा अपने घर के अंदर पाबंद कर दिया गया, और मैं और तौफीक आसफ साहब और शेख हसन साहब उसके वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, जब उन्होंने ये दरख्वास्त की कि मैं सिंपल ये चाहता हूँ कि मेरी नवासी जो पिछली गली में रहती है इस्लामाबाद की, वो जब चाहे मुझे मिल ले, मेरी बेटी मुझे मिल ले, मेरे अजीज़ व कारब जो कराची से आते हैं उनको मिलने की इजाज़त होनी चाहिए। ये केस सुप्रीम कोर्ट में हम ले गए, गवर्नमेंट ने इजाज़त देने से इनकार कर दिया। पहले दिन तो अमरता बंदयाल साहब ने बड़े शौक से केस सुना कि यार ये नेशनल हीरो है, उसके साथ आप ये सलूक कर रहे हैं कि घर से भी नहीं निकलने देते। और उन्होंने कहा यार आप उनको बाहर वॉक कराएं, सिक्योरिटी पर फ्राहम करें। सिक्योरिटी ज़रूरी नहीं है कि गन मैन साथ खड़े, दूर से पूरा एरिया क्लियर करें आपका। लेकिन अगली तारीख के ऊपर उन्हें तारीख देने से भी इनका, हमने कहा जी उनको तो
वो तो सख्त बीमार हो गए हैं और वो चाहते हैं, कहते नहीं हमने इजाज़त नहीं देनी फैमिली मेंबर्स की मुलाकात की, ये डॉक्टर फैसला करेगा। हमने यहाँ तक रिक्वेस्ट की कि सर आप डेट अनाउंस करें, नेक्स्ट डेट जब फैसला हो, क्योंकि इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जब आ गई और डॉक्टर कदीर को आज़ाद किया गया उन पाबंदियों से जो मुशर्रफ ने इम्पोज की थी, तो उस वक़्त एक प्रोटोकॉल साइन किया गया कि डॉक्टर कदीर साहब जिस भी यूनिवर्सिटी में या बार में जाके एड्रेस करना चाहें तो कर सकते हैं, 7 दिन पहले वो खुद रेकमेंड करेंगे और गवर्नमेंट विल गिव देम दी ग्रेड 1 सिक्योरिटी जो प्रेसिडेंट को हासिल है। और उस तरह उन्होंने हमारी पिंडी बार में भी खिताब किया और यूनिवर्सिटी में भी तशरीफ ले गए। लेकिन जैसे ही इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई उन्होंने दोबारा पाबंदियां लगा दी तमाम, और हमने ये मुतालबा किया सुप्रीम कोर्ट में। इस केस को जनाब या फरीद साहब ने भी सुना। उन्होंने कहा जी, मैं डॉक्टर कदीर साहब ने कहा मैं कोर्ट में खुद आना चाहता हूँ, उन्होंने नहीं आने दिए। हमने उमर अता बंदयाल साहब को भी ये अर्जदास पेश की। वहां जब खान साहब तो आए तो उनको तो कहा गया गुड टू सी यू, लेकिन नेशनल हीरो को ना बुलाया गया। नेशनल हीरो ने कहा मैं सुप्रीम कोर्ट में आके अपनी अरदास करना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है। और अल्टीमेटली उनको इजाज़त न मिली अपने अजीज़ व अकारब से मिलने की। उन्होंने कहा जी डॉक्टर फैसला करेगा, डेट भी न दी, और कहा जी डेट आपको ऑफिस वाले बताएंगे, शेड्यूल के मुताबिक डेट लगेगी। और फिर शेड्यूल के मुताबिक डेट उस वक्त लगी जब डॉक्टर कदीर वफात पा चुके थे। और वफात पाने पे जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कोर्ट में कहा कि हमें बड़ा अफसोस है, हम उनकी कोई खिदमत ना कर सके। भाई ये बात तो आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। मेरा तो उस दिन के बाद अपनी आला अदलिया से एतमाद ही उठ गया कि जो पाकिस्तान की वो सुप्रीम कोर्ट है जो कौम के नेशनल हीरो कोई भी का हक अदा ना कर सकी, उसके भी बुनियादी हकूक का दफज ना कर सकी, वो आम शहरियों के बुनियादी हकूक की क्या दफज करे। ये क्या चीफ बिल्कुल जस्टिस हैं और क्या जजेस साहबान हैं जो वहाँ बैठे हुए। इसमें ये मदर मदर साहब जो भी सीनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट, ये भी उस बेंच के मेंबर थे। एक और जज थे वो फौत हो गए, काजी अमीन, वो भी मेंबर थे। वो भी नहीं चाहते थे कि इनका केस लाया जाए। ये काजी अमीन वो थे जिनको फैज हमीद सुप्रीम कोर्ट में लेकर आया था, ये वो नस्ल के जज थे। तो आप अंदाजा लगाएं कौमी हीरो के साथ हमने क्या सलूक किया, हम कितने बड़े मुजरम हैं। जबकि इंडिया के अंदर जो उनका कौमी हीरो है डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो मुसलमान था, उसके पास पीएचडी की डिग्री भी नहीं थी। ये उसको एजाजी डॉक्टरेट की डिग्री दी गई। वो जब अपने मिसाइल प्रोग्राम से रिटायर हुए तो उन्होंने कहा जी मैं तो यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाऊंगा। तो इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी ने उनको जॉब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी यू आर नॉट पीएचडी, तो पीएचडी के बगैर हम जॉब ही नहीं देते। नतीजा ये निकला कि देन इंडियन गवर्नमेंट ने रिजाइज किया कि यार इतना बड़ा आदमी है, इस पे बड़ा क्रिटिसाइज हुआ कि यार आप उसको लेक्चर की ड्यूटी नौकरी भी नहीं देना चाहते। उसने कहा मैं पैसों के लिए नहीं करना चाहता, मैंने जो सीखा है मैं नई नस्ल को देना चाहता हूँ। उस पर उन्होंने उसको, उस मुसलमान को, कितने हिंदू मुतासब हैं लेकिन उन्हें दुनिया को ये देना था कि हम मुतासब नहीं हैं, उसको उन्हें अपना प्रेसिडेंट बनाया। और रिटायरमेंट के बाद उनकी वफात हुई, और जब डेथ हुई तो वो भी देखिए ना, उसकी डेथ पर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर खुद आया जहां उनकी रिहाइश थी, वहां से उनका जनाजा उठाया गया और तीनों सर्विसेज चीफ भी वहां मौजूद थे। फिर जनाजा जहाज के जरिए उनके गांव पहुंचाया गया, और उस तैयारे को लैंड होने से पहले वजीर आजम और सबसे चीफ वहां मौजूद थे उसकी डेड बॉडी रिसीव करने के। और एयरपोर्ट से लेके ग्रेव यार्ड तक पूरा शहर आबादी और तीनों फौजों के दस्ते वहां मौजूद थे उसको ग्रेड ऑफ ऑनर देने के लिए। तो आप अंदाजा लगाएं उन्होंने अपने नेशनल हीरो की क्या कदर की, आज किस मकाम पे खड़े हैं, हमने अपने नेशनल हीरो के साथ क्या सलूक किया और आज हमारे साथ क्या हो रहा है। ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, हमें बिल्कुल सोचना चाहिए बिल्कुल। इसके कौन लोग बड़ी जिम्मेदार हैं। इम्पोर्ट आज वो बड़ी बड़ी हकीकी आज़ादी लिबर्टी कहते हैं। जब डॉक्टर कदीर का मसला आया, फिर खान साहब ने एक ट्वीट भी फरमाई जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम इसका नमाज जनाजा ऑल सर्विसेज चीफ एंड द कैबिनेट मिनिस्टर विल अटेंड। अल्टीमेटली खुद भी जनाजा अटेंड न किया और किसी और ने भी जनाजा अटेंड न किया। ये हमारा कैरेक्टर था। ये बिल्कुल दुख की बात, बिल्कुल हमारी वो मजहबी जमातें और मजहबी रहनुमा जिन्होंने लोगों के जनाजे पढ़ाने का ठेका लिया हुआ है, वो भी नहीं तशरीफ लाए कि वो भी आ जाते कि चलो यार हम इस मर्द हुर्रियत का जनाजा ही पढ़ा देते हैं, वो भी ना पढ़ाने गए। जबकि बिल्कुल वहां बिल्कुल कब्र बना दी गई, फैसल मस्जिद के करीब कब्र की खुदाई भी कर दी गई, लेकिन वो जो मुक्तदर हल्के थे उनने उसकी तदफीन भी वहां नहीं होने दी। उन्होंने कहा नहीं उधर जाके इस्लामाबाद के एचेट के कब्रिस्तान में दफन करें, यहाँ हम नहीं दफन होने देंगे। वो कब्र बनी रही। लोगों ने उस पर भी एहतजाज किया, यार जब अप्रूवल पहले दे दी गई तो फिर कौन सा मरहला था। तो वो कौमें जिनको अल्लाह ताला ने, आज हम कह तो रिजाल का शिकार हैं। कह तो रिजाल कब होता है, जब आप हीरोज की कदर नहीं करते, तो फिर अल्लाह ताला भी हीरो नहीं भेजते। आप जब कदर बिल्कुल करते हैं तो अल्लाह और भी हीरो भेजते। तो ये है हमारा बिल्कुल अलमिया, हमें इसका भी जायजा बिल्कुल लेना चाहिए। अगर आज हम बहुत न्यूक्लियर ताकत ना होती तो हमें इंडिया आराम से बैठने ही नहीं देता।
یہ बिल्कुल हमारी न्यूक्लियर ताकत थी अल्लाह के फजल करम से, जिसको जो आज बन गई, तो इंडिया भी 10 दफा सोचता है हमारे बारे में। उसको भी पता है कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ कोई बिल्कुल हरकत की तो पाकिस्तान विल नेवर स्पेयर अस। ये तो बिल्कुल आर्मी बड़ी चीफ ने कहा इंपॉर्टेंट था कि बात अगर आप है साहब। एक भी धमाका बिल्कुल करेंगे तो हम 10 दफा इंडिया में धमाका करेंगे, और आपको बिल्कुल आपको सर छुपाने की जगह भी नहीं मिलेगी। ये बिल्कुल वो डेटरेंस है जो हमारे पास है, और ये अल्लाह का हुक्म है कुरान में, आयद्दू लहुम तुम, कि अपनी तैयारी किए रखो जितनी तुम्हारी इस्तात है। ये है हम्म, तैयारी जो हमने की हुई है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल हमें ये देखना चाहिए कि हमारा दुश्मन कौन है, और अपने दुश्मन के बारे में मुहतात रहना चाहिए। कुरान ने ये बिल्कुल भी बिल्कुल हुक्म दिया, खुदू खिज रखो, कि अपना बचाव किए रखो कभी इन चीज़ों पे। लेकिन हम यकीन है कि जैसे ट्रंप नाकाम हुआ है, मुकम्मल तौर पर नाकाम होगा, कोई एक भी हदफ हासिल नहीं कर सका। और अब होगा ये, जब कि तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, बढ़ेंगी पूरी दुनिया में, तो फिर यूरोप इसके खिलाफ उठेगा। जब एक अमेरिकी का चूल्हा बुझेगा, जब एक बरतानवी अपने घर की रोटी पूरी नहीं कर सकेगा, फिर यूरोप खड़ा होगा कि तुमने हमें जंग में धकेला, हमारी हम्म, इकोनॉमी तबाह कर दी। ये इसका इतना बड़ा हम पे भी शार्ट फॉल आएगा, लेकिन हम्म, सबसे बड़ा नुकसान यूरोपियन कम्युनिटीज को होगा। बिल्कुल उनकी बिल्कुल सर्वाइवल कंसर्न बड़ी खतरे में पड़ इंपॉर्टेंट बात जाएगी आपने अगर। की है। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल जिस तरह आपने कौमी हीरो की बात की डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी। वो हमें जो हमने किया हमें नहीं करना चाहिए था, चाहे जो भी उसके पीछे थी, चाहे अमेरिका उसको जो भी करवाना चाहता था। उसने पाकिस्तान को आज भी इंडिया के सामने डिटेरेंस इसी वजह से शो कर सकता है, इसी वजह से हम सरफखर से बुलंद कर सकते हैं कि पूरे इस्लामिक उम्मा में जो हमारे पास एक एटमी हथियार से नवाजा है रब ने, और उसको जो जरिया बनाया वो डॉक्टर अब्दुल कदीर है। हमें उनकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, और अभी भी हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। फिलहाल के लिए नाज़रीन, नया दौर से मोहम्मद कजाफी को और कर्नल आमिर रहीम साहब को इजाजत दीजिए। खुदा, शुक्रिया। बहुत अस्सलाम शुक्रिया वालेकुम सर। जनाब। वालेकुम थैंक यू थैंक्स वेरी सर। मच। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।